रिसेंटली एक स्टोरी चर्चा में आई थी जो कि लक्ष्य चौधरी ने लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे सुमित गोस्वामी के बारे में। तो कौन है ये सुमित गोस्वामी जिसके बारे में लक्ष्य चौधरी ने स्टोरी लगाई? लक्ष्य चौधरी का तो आप जानते ही होंगे, जो एक रोस्ट वीडियो बनाते हैं फैक्ट के आधार पे, और ये कोई ऐसा वैसा फैक्ट नहीं बनाते जो गाली वाला हो या अब्यूज हो, थोड़ा बहुत बोलते हैं लेकिन फैक्ट के आधार पे ज्यादा। और सुमित गोस्वामी की साइड से भी जिसका रिप्लाई देखने के लिए मिला था, जो उनके इंस्टाग्राम पेज पे लिखा हुआ था कीप योर फोकस ऑन यू। तो ये स्टोरी है सुमित गोस्वामी की। गैस कीजिए क्या होगा अगर एक टाइम पर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट हो और तुम्हारा बनाया हुआ हर गाना 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर रहा हो। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक आपके सॉन्ग्स को पसंद करते हो और आप यूथ के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो और अचानक से सब कुछ बर्बाद हो जाए और आपको अपनी ही ऑडियंस की तरफ से हेट मिलने लग जाए और यहाँ तक कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि आपके घर के बाहर आके लोग फायरिंग करने लग जाए। तो ये स्टोरी है एक छोटे से गांव से निकले हुए आर्टिस्ट जिसका नाम सुमित गोस्वामी है। सुमित गोस्वामी एक टाइम पर मोस्ट लव आर्टिस्ट थे, लेकिन आज सिचुएशन उसके एकदम अपोजिट है। अपोजिट क्यों है और उनके फैंस एकदम से उनके हेटर्स क्यों बन गए, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है जनवरी 2018 से, जब सुमित गोस्वामी ने अपना पहला गाना कारोबार रिलीज किया। इस गाने को कुछ खास रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ से सुमित की आर्टिस्ट जर्नी स्टार्ट हुई और ठीक 9 महीने के बाद एक और सॉन्ग में विक्की काजिला के साथ सुमित गोस्वामी का एक गैंग वॉर सॉन्ग रिलीज होता है, बाबली ट्रेंड। और ये पहला सॉन्ग था सुमित गोस्वामी का जो कि एक हिट सॉन्ग बना और इस सॉन्ग की वीडियो भी बहुत वायरल हुई, जिसपे अभी 139 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। लेकिन तब तक सुमित को ज्यादा पहचान नहीं मिली थी। हरियाणवी म्यूजिक को सुमित एक अलग स्टाइल में प्रेजेंट करना चाहते थे, इसलिए उस गाने के 3 महीने के बाद जनवरी 2019 में सुमित ने एक और सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था भोलेनाथ, और ये बना सुमित के कैरियर का अब तक का बेस्ट सॉन्ग। इस सॉन्ग ने आते ही सुमित के नाम को हरियाणवी म्यूजिक में एकदम बहुत ज्यादा फैला दिया और उस सॉन्ग ने उनको इतनी पॉपुलैरिटी दे दी थी कि उन्हें लोगों ने अब पहचानना शुरू कर दिया था। जिसके बाद यार की शादी, टोरा परिंदे आर्मी जैसे कई सक्सेसफुल सॉन्ग हमें सुमित की तरफ से देखने को मिले और इन 2-3 सालों के अंदर ही सुमित गोस्वामी अपना वो नाम बना चुके थे जिसकी उनको बहुत ज्यादा जरूरत, जिसे हरियाणा में ये बोला जाए कि नॉर्थ इंडिया में हर लड़का जानता था। और यही वो टाइम था जब सुमित गोस्वामी अपने कैरियर के पीक पर थे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कोलैब भी किए जिसको ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इन कोलैब की वजह से सुमित गोस्वामी को अब उनके कैरियर में बहुत अच्छा पुश भी मिला, क्योंकि कोलैब की वजह से सुमित के पास सामने वाले आर्टिस्ट की भी ऑडियंस आई, जिससे नंबर ऑफ व्यूवर्स काफी इंक्रीज हुए और यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज में सुमित के कई सारे सॉन्ग परफॉर्म करने लगे। और इसी वक्त एक और आर्टिस्ट काफी पॉपुलर हुए जिसका नाम था गुलजार छाइनावाल। सुमित की तरह ही गुलजार के सॉन्ग्स भी ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे, जिनकी वजह से गुलजार पॉपुलर हुए और इसलिए सुमित गोस्वामी को गुलजार छाइनावाला के साथ कंपेयर किया जाने लगा, क्योंकि यही वो फेज था जब दोनों आर्टिस्ट अपने कैरियर की पीक पर थे और दोनों ही हरियाणवी म्यूजिक पर रूल कर रहे थे। शादी से लेकर बर्थडे पार्टी तक हर लेवल की ऑडियंस इन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी और इसलिए 50 मिलियन व्यूज का माइलस्टोन अचीव करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी बीच सुमित अपना एक और सॉन्ग रिलीज करते हैं बाय द नेम ऑफ फीलिंग्स, और जैसे ये सॉन्ग रिलीज हुआ इस सॉन्ग ने सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। इस गाने पर 50 मिलियन व्यूज बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए। सुमित गोस्वामी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर हर जगह ट्रेंड करने लगे। अभी तक इस सॉन्ग पर मोर देन 638 मिलियन व्यूज हैं, वो भी 7 मिलियन लाइक्स के साथ। और यही सुमित का आखिरी फेस भी था जब उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस एक साथ देखी, क्योंकि इसके बाद जो उनकी लाइफ में होने वाला था वो अनएक्सपेक्टेड था और यहीं से शुरू होता है सुमित गोस्वामी का डाउनफॉल। अब मैं जो बातें कहूंगा उसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आज के टाइम में जो सुमित गोस्वामी की सिचुएशन है तो होता कुछ ऐसा है कि अमन बैसला नाम का एक लड़का जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी था, लेकिन उन्होंने सितंबर 2020 को अपनी लाइफ को खत्म कर लिया। ये केस तब हाईलाइट हुआ जब अमन ने अपने सुसाइड से पहले का एक वीडियो और एक सुसाइड नोट्स छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार सुमित गोस्वामी और उसके साथ के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। अमन बैसला ने अपनी लास्ट वीडियो में अपने बिजनेस पार्टनर नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी पर पैसा वापस न करने और ब्लैकमेल करने का एलिगेशन लगाया। अमन का कहना था कि उन्होंने सुमित गोस्वामी और नेहा को पैसे दिए थे जो वापस नहीं किए गए। जब उन्होंने खुद के पैसे मांगे तो उन्हें धमकी दे दी गई। अमन एक
मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा परवाह थी और उनकी वजह से उनके परिवार वालों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो उन्होंने सुसाइड का स्टेप उठा लिया। अमन ने अपनी वीडियो में कहा कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स नेहा जिंदल को पैसे दिए थे। कभी नेहा अपने माँ बाप तो कभी सुमित गोस्वामी की हेल्थ को लेकर उनसे पैसे की डिमांड करती थी। अब बिजनेस पार्टनर होने की वजह से अमन ने नेहा को 2.5 लाख 5 लाख यहाँ तक कि 10 लाख रुपए तक दिए, लेकिन जब उन्होंने पैसे की डिमांड की तो उन्हें मेंटली डिस्टर्ब किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, यह कहते हुए कि उन्हें रेप के केस में अंदर डलवा दिया जाएगा। अमन का कहना था कि सुमित और नेहा उन्हें दिन ब दिन इमोशनली फाइनेंशियली तोड़ रहे थे, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने बहुत बार ट्राई किया सारी चीजें सॉर्ट आउट करने का, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेहा जिंदल सुमित गोस्वामी के यहाँ पे वीडियो कोऑर्डिनेटर थी और वो ये सब चीजें सुमित के सपोर्ट की वजह से ही कर पा रही थी। लेकिन जब अमन ने सोचा कि सुमित से बात करने के बाद उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा और उन्हें ब्लैकमेलिंग से भी छुटकारा मिल जाएगा, तो उन्हें सुमित गोस्वामी की तरफ से ये जवाब मिला। जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहना मरा और सुन लेगा, मैं तो सिस्टम पाड़ता जाएगा। जो सा कहीं भड़क दे, 2 बाउंसर गनमैन पाल रखे हैं, उनसे इतने पीछे जाए जो सा मेरे तक भड़क दे देगा, मैं अगले बंदे तक इतनी भड़क दे देंगे, उनकी फैमिली तक भड़क कर देंगे। जिसके बाद अपने लास्ट वीडियो में अमन बैसला ने खुद पर लगे सारे एलिगेशन को गलत प्रूफ कर दिया और फिर अपने परिवार से माफी मांगते हुए अपने आप को मौत के घाट उतार लिया। अब जैसे ये वीडियो वायरल होती है तो पुलिस ने केस को तुरंत रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। नेहा जिंदल और विपिन खत्री के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई और सुमित गोस्वामी को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। पुलिस ने डिजिटल एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ सुमित की इमेज रातों रात बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि एक तो कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा था सक्सेस मिलने के बाद सुमित के अंदर कितनी ईगो आ चुकी है, साथ में वो बाउंसर्स की भी धमकी अमन को दे रहे थे। इसी रिकॉर्डिंग की वजह से सुमित की सारी फैन फॉलोइंग अब उनके हेटर्स में बदल चुकी थी। सारा गुजर समाज सुमित के अगेंस्ट खड़ा था। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ चुकी थी कि सुमित के घर के बाहर भी लोगों ने फायरिंग तक की। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह जस्टिस फॉर अमन ट्रेंड करने लगा। ये सब बात इसलिए भी फैली क्योंकि अमन ने कहा था कि उन्हें भी सुशांत राजपूत की तरह जस्टिस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बाद में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर भी अमन के लिए स्टैंड लेने लगे थे। मेरा नाम रफ्तार है और सबको राम राम है। और इतनी सी बात है, कल अमन भाई के घर जाना है, अमन बैसला के घर पे, जिन्होंने भाई ने सुसाइड किया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी उनका जस्टिस है वो उनको दिलाना है। जिसके बाद सुमित और उनके साथियों के अगेंस्ट नेगेटिव स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए और बहुत सारे लोगों ने सुमित के सॉन्ग को बायकॉट किया और उनके सॉन्ग्स को डिसलाइक करना शुरू कर दिया। ऑन अदर साइड सुमित ने अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशंस को गलत बताया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुके थे। इसलिए पब्लिक और अमन के सपोर्टर्स ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। केस का फाइनल आउटकम अभी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू थी। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने सुमित गोस्वामी के कैरियर को 360 डिग्री घुमा दिया था। जहां एक टाइम पर सुमित गोस्वामी ऑल इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल आर्टिस्ट थे और वहीं इस कंट्रोवर्सी के बाद वो मोस्ट हेटेड आर्टिस्ट बन चुके थे, जिसके बाद सुमित ने बहुत टाइम तक गाने भी रिलीज नहीं किए और अगर किए भी तो उन्हें सिर्फ उन पर हेट ही मिला। सुमित ने इस केस के बाद अपने कैरियर पर ब्रेक लगाया और बहुत टाइम बाद दोबारा से कुछ गाने रिलीज किए, जैसे कि टोरा 2 और भरतार। इन सॉन्ग्स पर सुमित को बस डिसेंट रिस्पॉन्स ही मिला। और बात करें करंट सिचुएशन की तो सुमित पहले से बहुत कम सॉन्ग्स रिलीज करते हैं। इवन उनकी ऑडियंस आज भी पुराने गाने ही पसंद करती है क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद से ही सुमित ने कोई ओल्ड स्टाइल बैंगर सॉन्ग अपलोड नहीं किया था। साथ में उनकी एब्सेंस के दौरान कई सारे नए आर्टिस्ट ने भी जगह बना ली, जिससे उनके कैरियर पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और एक टाइम पर जहां उनकी ऑल ओवर सॉन्ग्स बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी थी, वहीं आज सिचुएशन ये है कि वो थाराबाई जोगिंदर और कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ रील्स बनाते हुए नजर आते। अभी रिसेंटली सुमित ने गुलजार शाहनेवाला के साथ एक फोटो अपलोड की थी, जिससे ये सोचा जा सकता है कि दोनों का कोलैब आ सकता है, लेकिन ऐसी कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। सो अब हम ये समझ सकते हैं कि सुमित गोस्वामी ने ईगो के चलते अपनी सक्सेस और अपनी इमेज को मिट्टी में मिला दिया, जिससे उनकी खुद की बनाई हुई ऑडियंस ही उन्हें हेट करने लगी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की स्टोरी और कंट्रोवर्सीज की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आपने पवन कुमार वर्सेस पूरब झा की वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो मैंने बना रखी है, आप इस पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।